नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 14 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हो। अभी आपको मालूम होगा कि BSSC का एग्ज़ाम्स होने वाला है, RPF का एग्ज़ाम्स, रेलवे का न्यू वैकेंसीज निकला है RPF में, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार SI है, अभी सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन बहुत बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आप सेशन पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर। बिल्कुल सही बात है। कोई भी स्वचालित सीढ़ी नहीं है कि आप चुपचाप से बैठ गए और आप सक्सेस तक पहुंच गए। नहीं, आपको सीढ़ियों तक एक एक करके चढ़ के जाना पड़ेगा, यानी कि हर दिन प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, सक्सेस पाने के लिए। तो चलिए, आई होप मोटिवेशन को समझ गए होंगे। इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष संभालेगा? अध्यक्षता जो है ये कौन संभालेगा अभी, यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बना है? तो यह जो बना है ये श्रीलंका बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है, श्रीलंका। और इससे पहले कौन अध्यक्ष था, कौन अध्यक्षता कर रहा था? तो बांग्लादेश कर रहा था, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। श्रीलंका 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभालेगा। मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 11 अक्टूबर 2023 को कोलंबो में शुरू होगा, ठीक है, ये शुरू हो गया था मंत्रिपरिषद के, ठीक है। श्रीलंका 2023 से 25 तक इस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमन और श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी MUM को अध्यक्षता सौंपेगी, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सदस्य देश व्यापार और निवेश, समुद्री सुरक्षा, उसके बाद मत्स्य प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। बैठक में बांग्लादेश, भारत, ईरान, मॉरिशस, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री भी शामिल थे, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो बांग्लादेश है ये कब से कब अध्यक्ष था? तो 2021 से 2023 तक ये बांग्लादेश अध्यक्ष था। अब ये फिर 2023 से 2025 तक कौन अध्यक्ष रहेगा? श्रीलंका रहेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी परिषद की अध्यक्षता करेंगे। ये इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन का सर्वोच्च निकाय है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ये क्या है? तो यह एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1997 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 देश शामिल है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में कितने देश शामिल है, तो इसमें कितना होगा? 23 देश। यह आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए खुले क्षेत्रवाद के सिद्धांतों पर आधारित है और भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है और इसका जो सचिवालय है ये एबेने मॉरिशस में स्थित है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये रहा इंग्लिश वाला वर्जन। जो भी इंग्लिश में पढ़ेंगे उनको देख लीजिएगा। ये मीटिंग रहा, ठीक है, जो कि 23वां था, इसे भी याद कर लीजिएगा और कोलंबो में हुआ है 11 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX का कौन सा संस्करण 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाने वाला है? तो ये जो संस्करण है भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX का, ये दूसरा संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जो कि 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजित होगा, ठीक है। तो ये शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 का आयोजन किया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास
भारत NCX 2023 का दूसरा संस्करण ये 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कमियों को प्रशिक्षण करना, यानी कि जहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट है उसको सुधार करना। ठीक है, उसके बाद यह कार्यक्रम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ रणनीतिक साझेदारी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इस आयोजन में सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक संगठन और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व जो है ये कितने भाग ले रहे हैं, 300 भाग ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भारत NCX 2023 में सरकार, सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्र के 200 से अधिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी भी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, प्रतिभागियों को विभिन्न प्रमुख साइबर सुरक्षा क्षेत्रों जैसे घुसपैठ का पता लगाने की तकनीक, उसके बाद मैलवेयर सूचना साझा करना, ठीक है, साझाकरण प्लेटफॉर्म और भेद्यता प्रबंधन और प्रवेश प्रशिक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डेटा प्रवाह, डिजिटल फॉरेंसिक इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे फील्ड में इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद यह साइबर खतरों की समझ बढ़ाने, तत्परता का आकलन करने और साइबर संकट प्रबंधन और सहयोग के लिए कौशल विकास करने में भी मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यह साइबर सुरक्षा कौशल टीम वर्क योजना, संचार, महत्वपूर्ण सोच और निर्णय लेने के विकास और प्रशिक्षण में भी मदद करेगा। भारतीय साइबर सुरक्षा स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों यानी कि MSME के नवाचार और लचीलेपन का दर्शाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। NCX जो है ये इसका सेकेंड एडिशन है और इसका नाम क्या है, तो भारत NCX 2023। ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत NCX 2023 क्या है, तो ये एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जो कि इसका सेकेंड एडिशन 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में रहा है। ठीक है, हो रहा है। चलिए, इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए ये मीटिंग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसी के जैसा एक कवच 2023 भी लॉन्च किया गया है और ये कब लॉन्च किया गया था, तो 16 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था और ये गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी इस प्रकार का। कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो नेशनल मीडिया सेंटर, ठीक है, ये नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था, कवच। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन 3 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों की मंजूरी दी है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सारे लो इसमें है, लिथियम, नायोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट, ये तीनों जो खनिज है इसके रॉयल्टी खनन के लिए रॉयल्टी जो दर है उसको मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज लिथियम, नायोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व ये है REE। ठीक है, रॉयल्टी दरों की मंजूरी में केंद्र सरकार पहली बार इन खनिजों के लिए ब्लॉकों की नीलामी कर सकेगी। रॉयल्टी दर लिथियम के लिए लंदन मेटल एक्सचेंज के मूल्य का 3% होगी। रॉयल्टी दर नायोबियम के लिए ये 3% होगा और इसका 1% होगा रेयर अर्थ एलिमेंट का। ठीक है, चलिए जुलाई 2023 में खान और खनिज विकास और अधिनियम संशोधन अधिनियम 2023 संसद में पारित किया गया था। यह जुलाई में ही इसका बिल पास हो गया था। इसने लिथियम और नायोबियम सहित 6 खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची में से हटा दिया था। ठीक है, इस प्रकार इसने नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को इन खनिजों के लिए रियायतों देने की सक्षम बनाया। नायोबियम क्या है, तो नायोबियम एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक जो है ये सिंबल जो है NB है। यह एक दुर्लभ मुलायम भूरे रंग का तन्य संक्रमण धातु है। ठीक है, नायोबियम पायरोफ्लोर
फाइलोक्लोर और कोलुम्बाइट नामक खनिजों में पाया जाता है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिए, कोलम्बाइट खनिजों में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछले दिनों चीन अमेरिका के व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने अमेरिका को होने वाले कई दुर्लभ मृदा धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो चीन जो है ये रेयर अर्थ मेटल पर मतलब अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, इस पे बैन कर लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद अब अमेरिका के सेना ने दुर्लभ मृदा तत्व के प्रसंस्करण की तकनीकी में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स रॉयल्टी रेट्स फॉर द माइनिंग ऑफ लिथियम, नोयोबियम एंड रेयर अर्थ मेटल। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कैबिनेट मीटिंग हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कौन सा संगठन वैश्विक व्यापारिक व्यापार की वृद्धि पर पूर्वानुमान जारी करता है? तो ये जो जारी करता है कौन सा संगठन है? ये है संगठन WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वैश्विक व्यापार वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर 0.8% कर दिया है। यह अनुमान अप्रैल में अनुमानित 1.7% वृद्धि से कम है, जबकि ये जो WTO है इसका अनुमान अप्रैल में 1.7% लगाया था और इस बार इसको और घटा करके लगभग आधा कर दिया है, 0.8%। ठीक है, संस्था ने कहा कि 2024 के लिए उसका 3.3% विकास अनुमान पिछले अनुमान से अपरिवर्तित है। WTO को उम्मीद है कि 2023 में बाजार विनिमय दर पर वास्तविक विश्व सकल घरेलू उत्पाद 2.6% और 2024 में 2.5% बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग WTO के बारे में पढ़ लेते हैं। WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले WTO नहीं होके गैट कहलाता था, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये विश्व व्यापार को रेगुलेट करता है। इट कमेंस, ये बता दिया हम, इट वाज साइंड बाय 123 नेशन इन 1994। जब WTO बना था तो उस समय 123 देश के द्वारा इस पर साइन किया गया था 1994 में। ठीक है, और WTO को पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से भी जाना जाता था, गैट। ठीक है, दे विल डील विथ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस टाइप का जो सेक्टर है इसमें यह WTO देखता है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी एट प्रेजेंट इसमें 122 मेंबर कंट्री है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2015 तक, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो हेड है, इसका हेड कौन है? तो रोबर्टो एज़ेवेडो है, डायरेक्टर जनरल, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल WTO का, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है डायरेक्टर जनरल ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 8 अक्टूबर। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है ईंधन कोशिकाओं की बहुमुखी तकनीकी के साथ साथ एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, इस अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास रोडमैप का अनावरण किया गया है। रोड मैप जो कि रुपए के बजट का प्रावधान करता है। 400 करोड़ रुपए का लक्ष्य एक जीवंत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के व्यावसायीकरण में मदद करता है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक आपको लेके आ, जैसे ये जो लिखा हुआ है वर्ल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोचिंग शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल
कैटामिन वेसल, यानी कि कोचिन शिपयार्ड के द्वारा यहाँ पे एक जहाज़ तैयार किया गया जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल संचालित जहाज होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला है हाइड्रोजन फ्यूल एट कोची शिपयार्ड, इंडियाज फर्स्ट टू बिल्ड इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। ठीक है, चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट ये जो दिवस है, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को पारेवास दिवस 2 अक्टूबर को पारेवास दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मुस्कान दिवस ये भी 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाकघर दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और सबका थीम भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, विश्व गठिया दिवस जो है ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। टोकनीकरण यानी कि टोकेनाइजेशन जो कि अभी सुर्खियों में रहा था, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, ये आपका भुगतान सुरक्षा से संबंधित है। इसे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, पेमेंट सिक्योरिटी से संबंधित है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सितंबर 2021 में कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की शुरुआत की थी और 1 अक्टूबर 2022 से क्रियान्वयन भी शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का तात्पर्य है टोकन नामक से वैकल्पिक कोड के साथ वास्तविक कोड के वितरण के प्रतिस्थापन से है। ठीक है, वर्तमान में कोड ऑन फाइल टोकन केवल व्यापारी के एप्लीकेशन या वेब पेज के माध्यम से बनाया जा सकता है। आरबीआई ने अब सीधे जारीकर्ता बैंक स्तर पर सीओएफ टोकन निर्माण सुविधा शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। ठीक है, यानी कि अब ये बैंक स्तर पर भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण किस संस्थान पर आयोजित हुआ? तो ये जो है, ये लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो का 2023 का 16वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण का उद्घाटन जो है ये अभिनेत्री वर्षा उषांगांवकर ने किया। इसे भी याद कर लीजिएगा। लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 की मेजबानी मुंबई कर रहा है। ठीक है, बागवानी विकास, दार्जिलिंग ऑर्किड पौधे, बोनसाई, सजावटी फूल, हरी छत प्रणाली, नर्सरी उत्पाद, मिट्टी के विकल्प आदि में काम करने वाली कंपनियों इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, शहरी हरित जीवन संकल्पनाओं पर एक वैश्विक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन 10 से 12 अक्टूबर तक गोरेगांव के बॉम्बे एक्सपो एग्जीबिशन सेंटर में नेस्को में किया जाएगा। 10 से 12 अक्टूबर, यानी कि इसका हो चुका है। ठीक है, ये वाला आयोजन। ठीक है, शहरी हरित जीवन संकल्पनाओं पर एक वैश्विक सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन ग्रेटर मुंबई नगर निगम के उद्यान विभाग, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ अर्बन ग्रीन लिविंग कॉन्सेप्ट्स और ट्री कल्चर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना नामक योजना को मंजूरी दी है? तो ये जो है, ये लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना जो है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा ये इसको शुरू किया गया है। लेक लड़की प्यारी बेटी योजना जो है, ये 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इस वर्ष के राज्य बजट में इस योजना का घोषणा की गई है। यह 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों पर लागू होगा, यानी कि ऐसे परिवार जिसका सालाना इनकम 1 लाख है, उसी को यह लाभ मिल सकेगा।
फैसले के मुताबिक पीले और केशरिया राशन कार्ड धारकों वाले परिवार को यह योजना का लाभ मिल पाएगा। यानी कि ऐसे परिवार जिसके पास पीला और केशरिया रंग का राशन कार्ड है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ये योजना है क्या? तो ये योजना के तहत परिवार के बालिका के जन्म पर, यानी कि लड़की जन्म लेगी तो 5,000 रुपये मिलेगा, और लड़की कक्षा 1 में प्रवेश करेगी तो 6,000 रुपया मिलेगा, कक्षा 6 में जाएगी तो 7,000 रुपया मिलेगा, और कक्षा 11 में जाएगी तो 8,000 रुपया मिलेगा, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको 75,000 रुपया मिलेगा। और उसके बाद 18 साल पूर्ण होने के बाद जब बालिका बड़ी हो जाएगी तो 1,00,000 रुपया इसमें मिलेगा। इसे भी याद कर लीजिएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने पर सभी लड़कियों पर लागू होगा। इसे भी याद कर लीजिएगा। यानी कि अब जो लड़की जन्म लेगी 1 अप्रैल से उन पर यह लागू होगा। यह योजना का उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह और कुपोषण को रोकना। ठीक है, ये योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे लेक लड़की योजना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये है, एकनाथ शिंदे जी जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो है ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वही सब सारा चीज़ लिखा हुआ है जो हम आपको बता दिए। ठीक है, इस योजना के बारे में तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, 75,000, 8,000, 4,000 और यहाँ पे 5,000। ठीक है, चलिए उसके बाद और ये यहाँ पे महा बजट में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो है अभी जवाहरलाल नेहरू यानी कि JNU के द्वारा डॉक्टरेट का जो उपाधि है वो दिया गया है आपको डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन को। सामिया सुलूहू हसन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये जो है ये कौन है? तो ये जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भारत से पढ़ाई की है JNU से, तो डॉक्टरेट का उपाधि इनको मिला है। इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें डॉक्टरेट मानद की उपाधि दिया गया है। वह भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन ने खुद को भारतीय शिक्षा का उत्पाद स्वीकार किया है। ठीक है, ये खुद को इंडियन एजुकेशन का प्रोडक्ट मानती हैं। ठीक है, उन्होंने इसका श्रेय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में प्राप्त प्रशिक्षण को दिया है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लगभग 5,000 से अधिक तंजानिया के नागरिक को पहले ही भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यानी कि भारत के बढ़िया बढ़िया कॉलेजों में, IIT कॉलेजों में, ठीक है, IIM कॉलेजों में 5,000 से अधिक तंजानिया के नागरिकों को ट्रेनिंग दे चुका गया है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी IIT का पहला ऑफशोर कैंपस जांजीबार में स्थापित किया जा रहा है। इसे भी याद कर लीजिएगा। यानी कि भारत का जो पहला ऑफशोर यानी कि भारत के बाहर जो IIT स्थापित हो रहा है वो कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो जंजीबार, ये जंजीबार आइलैंड भी है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये तंजानिया की पहला महिला राष्ट्रपति है, तो हम लोग कुछ राष्ट्रपति, फीमेल राष्ट्रपति का लिस्ट लेके आए हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति ये भी महिला हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सिंगापुर की राष्ट्रपति ये भी महिला हैं, ये क्या नाम है? हलीमा याकूब। ब्राज़ील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। और इसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू। इसे भी याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे इनको मिला है मानद की उपाधि, जो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, और यहाँ पे एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। ठीक है, ये इंग्लिश वाला वर्जन, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अब ये जो अभियान है, जब आपको मालूम होगा कि भारत ये इजराइल और
इजराइल और हमास में युद्ध एकदम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही घातक परिणाम इसको देखने को मिल रहा है। तो इस केस में वहाँ से जितने भी फंसे भारतीय नागरिक हैं उसको निकालने के लिए भारत जो है ऑपरेशन अजय चला रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑपरेशन अजय। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि हम इजराइल हमास के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इसको चलाया गया है। ठीक है, यह इजराइल ने अपने उन नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑपरेशन है जो वापस लौटना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया है। इससे स्थिति की निगरानी और उसकी सूचना एवं सहायता प्रदान करने में एक स्थापित किया जाएगा, यह मतलब मदद मिलेगी। ठीक है, रामुल्ला में मतलब रामुल्ला जो है ये एक जगह का नाम है। भारत के प्रतिनिधि कार्यालय में 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये जो रामरुल्ला है ये एक फ़िलिस्तीन शहर है, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो फ़िलिस्तीन राज्य की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी के रूप में भी कार्य कर रहा है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, आप लोग को मालूम होगा, इसे भी याद कर लीजिए। जब रशिया और यूक्रेन वार हुआ था तो उस समय भी भारत के लोग वहाँ फंसे हुए थे, तो वो उस समय हम लोग कौन सा ऑपरेशन चलाए थे, भारत ऑपरेशन गंगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा ये प्रयास, हमारा ये जो कोशिश है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।